नमस्कार दोस्तों, यूथ पाठशाला में आपका स्वागत। आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से खास तौर पर जो व्याख्याता स्कूल शिक्षा की भर्ती की परीक्षा अक्टूबर 2022 को राजस्थान में आयोजित होने जा रही है उसको लेकर और उसके साथ साथ अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें प्रशासनिक सेवा की परीक्षाएं भी शामिल हैं, जिसमें वरिष्ठ अध्यापक पद की परीक्षाएं भी शामिल हैं, उन सब के लिए एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बातचीत करने के लिए आज के साथ इस नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, मैं खासतौर पर जो प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं व्याख्याता राजनीति विज्ञान, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आज से हमने आपके लिए पॉलिटिकल साइंस का राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो निर्धारित पूरा पाठ्यक्रम है और जिसमें कुल मिलाकर 31 कुल चैप्टर हैं और उसके बाद 3 चैप्टर कंप्यूटर पर आधारित हैं, तो हम 31 चैप्टर्स पर आपके साथ क्रम से लगातार बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं से पहले आपकी परीक्षाएं हों उससे करीब 10-15 दिन पहले हम सारे चैप्टर्स को भी पूरा करें और उन पर संबंधित प्रश्न उत्तर भी आपसे डिस्कस करें, ताकि आपके अध्ययन में एक संतुलित भूमिका तैयार हो सके और आप जो लगातार पढ़ रहे हैं उसमें इस तरह के वीडियोज आपकी हेल्प कर सकें। मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के साथ साथ राजनीति विज्ञान का शिक्षक होने के नाते और प्रतियोगी परीक्षाओं में मैंने IAS और RAS की परीक्षाओं में लगातार पॉलिटिकल साइंस को पढ़ाया है और इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अगर हमने इसी पहले चैप्टर से लेकर अंतिम चैप्टर तक लगातार ध्यान से इनको सुना और इन वीडियोज़ पर को फॉलो किया तो आपको निश्चित तौर पर इसका बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। बहुत बड़े बड़े दावे मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ यह आश्वस्त कर सकता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक अगर इन चैप्टर्स को देखेंगे और इनको सुनेंगे और उन पर नोट्स बनाएंगे तो आपको निश्चित फायदा होगा। तो आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला चैप्टर है, जैसा मैंने आपसे जिक्र किया था हमारा जो पहला चैप्टर है वो यहीं से शुरू होता है, राजनीति सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत का ये जो पहला चैप्टर है यहीं से हम बात शुरू कर रहे हैं। तो दरअसल में राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि राजनीति विज्ञान का जितना भी पूरा परिक्षेत्र है और जो पूरा पर्सपेक्टिव है उसमें यहीं से शुरुआत होती है और हर जगह पॉलिटिकल थ्योरीज के साथ बात की जाती है। लेकिन सबसे पहले हम सिद्धांत को समझ लें कि सिद्धांत होता क्या है। दरअसल में मनुष्य अपने जीवन में जब बहुत सारे प्रयोग करता है और उन प्रयोगों को लगातार करते 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 एक किसी कॉमन पॉइंट पर पहुंच जाता है और उसको लगता है कि बार बार ऐसा होने पर ऐसा होता है, तो फिर वह एक सिद्धांत का सृजन करता है। अगर हम राजनीति विज्ञान की दृष्टि से बात करें तो मुझे याद आ रहा अरस्तु ने 157 देशों के संविधानों को एकत्रित किया, उनका अध्ययन किया और फिर 157 उस समय जो नगर राज्य थे जिनको देश कहा जाता है, उन नगर राज्यों के संविधानों को लिया उसने और उन 157 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद उसने एक निष्कर्ष निकाला था और निष्कर्ष ये था कि जहाँ जहाँ सत्ता का दुरुपयोग होता है वहाँ वहाँ जन क्रांति होती है। तो राजनीति में उनका जो अनुभव था उस अनुभव के आधार पर उन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगर आप इसी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर ऐसे ही शब्दों को और देखें तो आप लगातार उन सारे शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं जिन शब्दों को लेकर हमने बातचीत की है। राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विचार, राजनीतिक विश्लेषण, राजनीतिक परीक्षण, राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक व्यवस्था, इन सब को राजनीतिक सिद्धांत के रूप में कई बार प्रयोग करते आपने देखा होगा, सुना होगा। हालांकि ये एग्जैक्ट पर्यायवाची शब्द नहीं हैं, ये अलग अलग संदर्भों में इनका अलग अलग जगह प्रयोग होता है, लेकिन फिर भी राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विश्लेषण और राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक व्यवस्था, इन सब को कहीं न कहीं से राजनीतिक सिद्धांतों के साथ हम जोड़कर देखते हैं, उनके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस संदर्भ में अगर आप बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो पूरा संसार है, इस पूरे संसार में राजनीति को छोड़ दें तो पूरा संसार एक दर्शन से जुड़ा हुआ है, फिलॉसफी से। और दर्शन में बहुत सारी क्रियाएं शामिल हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, बहुत सारी क्रियाएं दर्शन में शामिल हैं। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से अगर आप बात करें तो राजनीतिक दर्शन एक ऐसा सिद्धांत है या राजनीतिक सिद्धांत एक ऐसा दर्शन है जो मुख्य तौर पर विज्ञान पर आधारित है। बिहेवियरल साइंस है ये। व्यवहार में जो हम कुछ कर रहे हैं उसके आधार पर एक सिद्धांत बनता है और उसको हम बिहेवियरल साइंस के नाम से पहचानते हैं। तो राजनीतिक दर्शन का ही एक भाग है और
इसकी व्याख्या करने के लिए अलग अलग तरह से प्रयास हम करते रहे हैं। हेलोवेल का कहना यह है कि राजनीतिक दर्शन एक प्रमुख कार्य है और यह मनुष्य के विश्वास को, उसके आत्म सजगता को, उसके तर्क और बुद्धि को प्रस्तुत करता है और उसके आधार पर मनुष्य समीक्षाएं करता है। आप थोड़ा यूं समझ लीजिए कि लगातार कोई प्रयोग किया जाए, जैसे उदाहरण के तौर पर राजनीतिक सिद्धांत की अगर हम बात करें तो मतदाता का व्यवहार किस तरह का है। अगर इसको देखें तो आप देखेंगे कि हम मतदाता के व्यवहार को 3 भागों में बटा हुआ देखते हैं। पहला, कमिटेड वोटर, किसी विचारधारा के साथ वो कमिटेड है। दूसरा, लिबरल वोटर, जो अपनी विचारधारा के साथ होता है लेकिन समय के साथ उसकी विचारधारा में परिवर्तन आता है। और तीसरा, मोब बिहेवियर, जैसी समय परिस्थितियां होती हैं मोब के साथ, भीड़ के साथ उसका फ्लोटिंग बिहेवियर जो वोटर होता है वो बदल जाता है। भीड़, उसकी विचारधारा कुछ थी लेकिन वो अपनी विचारधारा पर नहीं टिका और भीड़ के साथ या एक परिस्थितिवश एक जो नया वातावरण बना था उसके साथ उसने अपना व्यवहार बदला और उसने वोट दूसरी जगह कर दिया। तो ये जो मतदाता का व्यवहार है, इस मतदाता के व्यवहार का राजनीतिक विज्ञान की दृष्टि से जब अध्ययन किया गया तो इसके आधार पर कुछ सिद्धांत तय किए गए, उनके आधार पर सिद्धांत उभर कर सामने आए। दर्शन की दृष्टि से देखें तो प्लेटो और एरिस्टोटल ने भी ऐसे बहुत सारे सिद्धांतों का अनुमोदन किया था, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो प्रत्येक दार्शनिक सिद्धांतवादी हो। सिद्धांतवादी व्यक्ति तो दार्शनिक हो सकता है लेकिन हर दार्शनिक सिद्धांतवादी हो, यह आवश्यक नहीं है। तो इस दृष्टि से अगर हम बात करें, आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति कैसे हुई इसको हम देखेंगे। राजनीतिक सिद्धांत की जो उत्पत्ति है, उस उत्पत्ति पर अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये एक शब्द, ग्रीक एक शब्द है और उस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। थियोरिया एक शब्द है जिससे इस पॉलिटिकल थ्योरी का जन्म हुआ। थियोरिया, THEORIA, इसको समझने का इसका अर्थ ये हुआ कि एक चिंतन की एक ऐसी अवस्था है जो मनुष्य लगातार कुछ अध्ययन करने के बाद, कुछ देखने के बाद, कुछ समझने के बाद विश्लेषण करता है और उसके बाद उसका थॉट प्रोसेस डेवलप होता है। इसे थियोरिया कहा जाता है और इसी के आधार पर थियरी शब्द डेवलप हुआ। पॉलिटिकल थियरी, राजनीतिक पद्धति या राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति होती है। यह एक मानसिक दृष्टि है और इसका अस्तित्व कुछ कारणों पर होता है। ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई सिद्धांत बनता है तो कोई न कोई उसके कारण होते हैं और उन कारणों को जब विश्लेषण किया जाता है तो मानसिक दृष्टि से उसके आधार पर काम होता है। तो केवल वर्णन करने या लक्ष्य दे देने से सिद्धांत निर्धारित नहीं हो जाता है। तो सिद्धांत को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि सिद्धांत में इतिहास का बोध भी है, उसकी मान्यताएं भी हैं, उसके लक्ष्य भी हैं और उनके आधार पर कोई न कोई सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। तो सरल शब्दों में हमने क्या समझा, अब आते हैं, ये बड़ी लंबी हमने भूमिका बनाई। अगर सरल शब्दों में कहें तो सिद्धांत का प्रयोग एक ऐसी घटना की व्याख्या करना है जो हमने पहले देखा था और उसके आधार पर हम गतिविधियों का संचालन करते हैं। आधुनिक युग में राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत वे सब गतिविधियां शामिल हैं जो सत्ता के संघर्ष को दिखाती हैं। सत्ता प्राप्त करने का जो संघर्ष है, चाहे फिर वो कार्ल मार्क्स की बात हो, चाहे वो साम्यवाद की बात हो या पूंजीवाद की बात हो या अराजकतावाद की बात हो या लोकतंत्र की बात हो या आजकल लोकतंत्र में भी बहुत सारे जो दबाव समूह बन गए हैं उनकी बात हो। तो इन आधारों पर हम समझ सकते हैं, सरल तर्क अर्थ ये हुआ इसका कि राजनीतिक दृष्टि से जो घटनाएं घटित होती हैं हमारे इर्द गिर्द, उनके मूल्य क्या हैं, उनमें तथ्य क्या शामिल हैं, उसके आधार पर सत्ता का संघर्ष कैसा हुआ है और उनके आधार पर जो सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं उनको समझने के लिए और उनको करने के लिए हम इस आधार का प्रयोग करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो परिभाषा है वो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं इसकी। कोकर कहते हैं कि राजनीति, बड़े जो राजनीति विज्ञान के बड़े स्कॉलर हैं कोकर, वो कहते हैं कि राजनीतिक शासन और उसके स्वरूप और उसकी गतिविधियों का जो अध्ययन है उसको तुलनात्मक तत्व मात्र के रूप में नहीं किया जा सकता, बल्कि इसमें आवश्यकताओं, इच्छाओं और उनके मतों के संदर्भ में घटनाओं को समझकर उसका मूल्यांकन किया जाएगा, तभी हम किसी राजनीतिक सिद्धांत को नाम दे पाएंगे।
आप फिर से समझ लें इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है ये कोकर की। वो कहते हैं कि जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनमें 3 बातों पर महत्वपूर्ण जोर दिया गया है। घटनाओं को समझना, उसका मूल्यांकन करना और उसके आधार पर अपना विचार तय करना, इसी को राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। जेमिनो कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत मानवीय सामाजिक अस्तित्व की उचित व्याख्या के सिद्धांतों की आलोचनात्मक अध्ययन है। डेविड हेल्ड कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित अवधारणाओं और व्यापक अनुमानों का ऐसा ताना बाना है जिसमें शासन, राज्य और समाज की प्रकृति और लक्ष्यों को ध्यान में रखकर मनुष्य की राजनीतिक क्षमताओं का विवरण शामिल किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण, डेविड हेल्ड की परिभाषा को बहुत ध्यान से समझिएगा आप। राजनीतिक सिद्धांत आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। राजनीतिक दृष्टि से अगर हम व्यापक अनुमान लगाएं तो आप क्या क्या चीजें मिलेंगी उसमें? आपको शासन मिलेगा, राज्य मिलेगा यानी स्टेट है, गवर्नमेंट है या गवर्नेंस है, और सोसाइटी है। सोसाइटी, स्टेट और गवर्नेंस, इन 3 चीजों को मिलाने के बाद उसकी प्रकृति को देखना पड़ेगा आपको और उसकी लक्ष्यों को देखना पड़ेगा, और इसके आधार पर जो मनुष्य की राजनीतिक क्षमताएं विकसित हुई हैं उनका विश्लेषण जिस आधार पर किया जाता है वह राजनीतिक सिद्धांत है। एंड्रयू हेकर की परिभाषा को भी हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ। एंड्रयू हेकर राजनीतिक विज्ञान के बड़े जाने माने लेखक हैं और वो कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत में तथ्य और मूल्य दोनों शामिल हैं, वैल्यू एंड फैक्ट। आप कोई भी सिद्धांत बनाएंगे तो फैक्ट भी चाहिएगा आपको, और फैक्ट के बाद उसके में क्या वैल्यूज हैं, क्या उन मूल्य हैं, उनको भी आपको देखना पड़ेगा। तो वो कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत में तथ्य और मूल्य दोनों को देखना पड़ेगा, यानी दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट है, पूरक हैं। राजनीति शास्त्र का जो वैज्ञानिक है वो दार्शनिक की भूमिका निभाता है और दार्शनिक जो है वो राजनीतिक वैज्ञानिक की भूमिका निभाता है। जॉर्ज सेबाइन को भी आप अगर पढ़ेंगे तो जॉर्ज सेबाइन भी कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत से अभिप्राय उन सभी बातों से है जो राजनीति से संबंधित हैं। संकीर्ण अर्थ में राजनीतिक समस्याओं की विविध छानबीन से सरोकार रखता है, वही राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। राजनीतिक सिद्धांत को बहुत छोटे रूप में इन्होंने लेने की कोशिश किया और ये कहते हैं पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं उन पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की जो छानबीन की जाती है उसको देखिए। अब पॉलिटिकल प्रॉब्लम बहुत तरह की आपको मिलेंगे, हम उस पर आगे बात करेंगे। जैन क्लेमेंट्स कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत सरकार के कार्यों की व्याख्या के साथ साथ सरकार के उद्देश्यों का भी व्यवस्थित चिंतन है। हमने शुरू में भी आपसे कहा था, इससे पहले 2 परिभाषाओं से पहले जिक्र किया हमने, सरकार, राज्य और समाज, इन तीनों को मिलाने पर जो व्यवस्था बनती है उसको राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। लेकिन जॉन क्लेमेंटस कहते हैं कि केवल और केवल सरकार के कार्यों की व्याख्या को अगर आप ढंग से कर लेंगे तो भी राजनीतिक चिंतन समझ में आ जाएगा। सरकार के कार्यों की व्याख्या कैसे है? अगर सरकार जन कल्याणकारी काम कर रही है, गरीबों का उत्थान कर रही है, नागरिक अधिकारों की रक्षा कर रही है, समानता के व्यवहार को स्थापित करने में काम कर रही है, और सबसे बड़ी बात भारतीय संविधान के साथ साथ लोकतांत्रिक दृष्टि से पूरे विश्व का जो बहुमूल्य सिद्धांत है वो है रूल ऑफ लॉ। अगर कानून के अनुसार शासन किया जा रहा है तो वह सरकार मूलतः राजनीतिक सिद्धांतों का पालन कर रही है। तो इस विवेचना से ये समझ में आया हमें कि राज्य, शासन, सत्ता, इन सब के कार्यकलाप का जो अध्ययन किया जाता है वो राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। और जो राजनीतिक सिद्धांत है उसमें उसका अवलोकन, उसकी व्याख्या और मूल्यांकन, इन 3 तत्वों को मिलाने पर सिद्धांत बनता है। आप पहला काम करिए, ऑब्जर्वेशन। अगर आप पॉलिटिकल थ्योरीज के क्रिएटर हैं, राजनीतिक सिद्धांत के संरचनाकार हैं, या राजनीतिक सिद्धांतों के संरचनाकारों के बारे में पढ़ लीजिए, उनका अध्ययन कर लीजिए, तो वो क्या क्या काम करते हैं, राजनीतिक सिद्धांत बनाने से पहले वो कैसे काम करते हैं। सबसे पहले वो राज्य व्यवस्था का मूल्यांकन करते हैं, राज्य सत्ता को देखते हैं, यानी राजनीतिक सिद्धांत बनाने से पहले वो अवलोकन करते हैं। सोसाइटी का अवलोकन, गवर्नमेंट का अवलोकन, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस का अवलोकन, इन सारी चीजों का अवलोकन करते हैं। अवलोकन करने का मतलब है तथ्यों का एकत्रीकरण, उसके बाद उनकी व्याख्या की जाती है। उन तथ्यों को जो एकत्रित किया गया है, उन तथ्यों को एकत्रित करने के बाद उनका एनालिसिस किया जाता है और उन एनालिसिस के बाद उनका मूल्यांकन किया जाता है।
तीन तत्व हैं राजनीतिक सिद्धांत की दृष्टि से, बहुत महत्वपूर्ण, अंडरलाइन कर लीजिए, नोट कर लीजिए इस बात को और उसको पक्का जमा लीजिए कि राजनीतिक सिद्धांत की दृष्टि से तीन महत्वपूर्ण बातें हैं: अवलोकन, व्याख्या और मूल्यांकन। इन तीनों को मिला देने पर राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण होता है और कोई भी सिद्धांत इसके बिना आप स्थापित नहीं कर सकेंगे। अगर हम राजनीतिक सिद्धांत की बात करें आगे और देखें कि राजनीतिक सिद्धांत का विकास कैसे हुआ, तो ये बड़ी मजेदार कहानी है। राजनीतिक सिद्धांत की जो डेवलपमेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पॉलिटिकल थियरीज का जो डेवलपमेंट हुआ बहुत महत्वपूर्ण है और लंबे अरसे तक इस पर काम हुआ है। यूनान के दार्शनिकों ने भी इस पर काम किया है। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम जितने भी राजनीतिक सिद्धांतों और थ्योरीज की बात कर रहे हैं वो केवल यूरोपियन कंसेप्ट में ही बात करते हैं। भारतीय दर्शन के संदर्भ में और भारतीय जो चिंतक थे उनके द्वारा दिए गए योगदान पर हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वैदिक युग से लेकर और भक्ति काल तक जो विभिन्न चिंतक थे भारतवर्ष के, उन्होंने भी अपने अपने तरीके से राजनीतिक सिद्धांतों का विवेचन किया है, मूल्यांकन किया है। और उन विवेचनकर्ताओं में आपको बहुत बड़ा नाम याद होगा, चाणक्य, जिनका बहुत बड़ा नाम है चाणक्य का, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी और वो राजनीतिक सिद्धांतों के विश्लेषण का व्याख्या करने का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, आधार है। आपको बहुत कम जगह पर इसका उल्लेख मिलेगा। आप अपने वैचारिक धरातल पर भारतीय समीक्षकों का, आलोचकों का, राजनीतिक चिंतकों का ध्यान अवश्य करें और देखें कि हम अपने देश में, हमारे देश में जो समकालीन व्यवस्था है उसमें उनका अभी तक प्रॉपर उल्लेख नहीं हुआ। हालांकि अब कुछ पिछले दशकों से, 2 दशकों से, 3 दशकों से उनका नाम आने लगे हैं, लेकिन आप उन पर गौर करेंगे। हम चूंकि अभी यूरोपीय दार्शनिकों का ही नाम लिया जा रहा है, इसलिए उन पर भी बात करते हैं और बाकी और लोगों पर भी चर्चा करेंगे। तो राजनीतिक सिद्धांत की जो उत्पत्ति है उसका अगर आप देखेंगे तो यूनानी राजनीतिक चिंतकों को इसका मूल आधार माना गया है। और यूनानी दार्शनिक चिंतक जो हैं वो कहते हैं कि आदर्श राज्य की संकल्पना पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया था। वो कहते थे स्टेट कैसा होना चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए, आदर्श राज्य होना चाहिए। और आदर्श राज्य की जो उनकी कल्पना थी उसके आधार पर उन्होंने अपने सिद्धांतों का निर्धारण किया था। मध्य युग में सेंट एक्विनास जैसे विचारक आए थे जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी पर ईश्वर, राजा जो है वो क्या है, ईश्वर का अवतार है। और इसकी पुष्टि हीगल ने की थी और उन्होंने कहा था कि राजा जो है विश्वात्मा है, विश्व की आत्मा है। औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड और अमेरिका के संविधान में कानूनों पर जोर दिया जाने लगा। अब आप देखिए यहाँ से एक परिवर्तन शुरू हुआ। यानी शुरुआती तौर पर यूनान में कहा गया था कि राजा कौन है, कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो अगर हम सैद्धांतिक दृष्टि से बात करें तो मनुष्य ने राज्य की जो अवधारणा आई है उससे पहले एक लंबी यात्रा पूरी कर ली थी। मनुष्य पहले एकाकी था, फिर वो आदिम युग में आया, फिर पाषाण युग में आया, फिर नवपाषाण युग में आया। तो धीरे धीरे समूह का आविष्कार हुआ और समूह के आविष्कार के बाद जनपद बने या छोटे छोटे राज्य बने, छोटे नगर राज्य बने, ग्राम राज्य बने और उसके आधार पर धीरे धीरे एक व्यवस्था का विकास हुआ। लेकिन जैसे जैसे व्यवस्था का विकास हुआ तो शक्ति की अवधारणा, क्योंकि राज्य को एक शक्ति चाहिए, राज्य के संचालन को एक शक्ति चाहिए और शक्ति एक व्यक्ति में केंद्रित होने पर ही वह ठीक से काम कर सकती है। शक्ति का बिखराव होगा तो राज्य का शासन ठीक नहीं चलेगा। तो राज्य के शासन के लिए राजा को महत्व दिया गया और राजा को क्या कहा गया, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। अब यहाँ बहुत सारी कठिनाइयाँ पैदा हुई थी, लेकिन हीगल जैसे आलोचक थे या जो दार्शनिक थे उन्होंने इस पर बल दिया। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति आ गई इंग्लैंड में और अमेरिका में तो वहाँ पर इस सारे अवधारणाओं को धीरे धीरे करके इससे मुक्ति पा ली गई और बाद में जिस बात पर, जिन तथ्यों पर जोर दिया गया और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के आधार पर जो सिद्धांत निर्मित हुए वो थे संविधान और कानून। अमेरिका और इंग्लैंड दोनों में इस बात पर बल दिया गया और उसके बाद 20वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी के मध्य में ये शुरू हो गया था, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, और 20वीं शताब्दी को तो लोकतंत्र की सदी कहा जाने लगा। तो लोकतंत्र की सदी कहा जाने लगा मतलब राजनीतिक सिद्धांतों में ईश्वर की अवधारणा के तत्व से बदलकर जनता के शासन तक बात पहुंच गई है। तो अब राज्य, कानून, प्रभुसत्ता, अधिकार, न्याय, इनकी संकल्पनाएं साकार होने लगी और सरकार की कार्य विधियों को परखने का यह आधार बन गई। 19वीं शताब्दी में जिन चीज़ों का आरंभ हुआ था, 19वीं शताब्दी में
जिन प्राचीन मान्यताओं या सिद्धांतों का अंत हुआ था, 19वीं शताब्दी में उनके आरंभ हुआ और 20वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांतों का एक नया स्वरूप सामने आ गया। 1903 में अमेरिका में पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन का जो सम्मेलन हुआ, एसोसिएशन के जो में बातचीत हुई, तो उसमें राजनीतिक सिद्धांत को राजनीतिक विज्ञान का महत्वपूर्ण विषय स्वीकार कर लिया गया। इस बात को नोट करना, अच्छी तरह से इसको समझ लें कि पॉलिटिकल साइंस को एक फॉर्मल सिस्टम में, एक औपचारिक तौर पर राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत को एक विषय के रूप में मान्यता मिल गई और यहाँ से इसके अध्ययन और विकास के प्रयास भी तेज होने लगे। पॉलिटिकल थियरीज क्या क्या हैं, आगे चल करके हम उन पर बात करेंगे। तो राजनीतिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल थियरीज क्या क्या हैं, उनमें गुण दोष क्या क्या हैं और वो किस तरह से हमारी राजनीतिक संस्थाओं को प्रभावित करते हैं, इन सारे मूल्यों पर काम आगे जाकर हुआ। तो अध्ययन की दृष्टि से 1903 के बाद पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्वीकृति के बाद न्याय, सुरक्षा, स्वतंत्रता, समानता, विशिष्ट वर्ग, शक्ति, प्रभाव, राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्कृति, इन सारी चीज़ों को राजनीतिक सिद्धांत के दायरे में लाया गया। और आज राजनीतिक संस्थाओं के गुण दोषों की जब हम चर्चा करते हैं तो इन्हीं के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। चार्ल्स मेरियम, जेई कैटलिन और दूसरे जो अन्य सिद्धांतवादी हैं लोग, वो कहते हैं कि यथार्थ प्रवृत्ति से परिपूर्ण होना चाहिए। आज का जो सिद्धांत जो आप अध्ययन कर रहे हैं वो काल्पनिक नहीं हो सकता। राजनीति विज्ञान केवल कल्पना जगत में विचरण नहीं कर सकता। जो जमीन पर, धरातल पर जो दिखाई दे रहा है वो यथार्थ है या जो वास्तविक है, उसके आधार पर हम काम करते हैं। तो लॉसवेल और ईस्टन ने इसके आधार पर व्यवहारवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। फिर से ध्यान से सुन लीजिए। अब हम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के साथ बढ़ते हुए आगे आ गए हैं और चार्ल्स मेरियम और जेई कैटलिन जैसे विचारकों ने राजनीतिक सिद्धांत में इस बात पर बल दिया कि केवल आदर्शवादी चिंतन से काम नहीं चलेगा, यथार्थवादी प्रवृत्तियों पर अध्ययन करना पड़ेगा और इसके आधार पर व्यवहारवाद का राजनीतिक सिद्धांत के तौर पर आधुनिक युग में प्रवेश हुआ। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है राजनीतिक सिद्धांत की दृष्टि से। व्यवहारवाद के आगमन के बाद परंपरागत राजनीतिक जो सिद्धांत थे, वो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत कमजोर हो गए और उनके स्थान पर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों ने अपना जगह बना ली। ईस्टन ने राजनीति विज्ञान में जिन नए सिद्धांतों के निर्माण पर जोर दिया था, वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। 1969 में ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की क्रांति का सूत्रपात कर दिया। व्यवहारवाद, देखिए, रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल थियरीज की एक बहुत बड़ी खूबसूरती यह है कि राजनीतिक सिद्धांत स्थिर नहीं है, एक जगह टिक कर नहीं बैठ गए हैं। वो सड़े हुए पानी में अपनी जाजम लगाकर नहीं बैठे हैं। वो परिस्थितियों के साथ, घटनाओं के साथ, व्यवहार के साथ बदलते रहते हैं। और जैसी जैसी राजनीतिक घटनाएं घटित हो रही हैं पूरे विश्व परिप्रेक्ष्य में, उनके आधार पर उनमें परिवर्तन हुए। तो 69 में ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद का सूत्रपात किया और राजनीति को एक नया आयाम दिया। प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध जब संपादित हो गया तो उसके बाद राजनीति में नए नए समस्याओं को हमने देखा राजनीतिक, और इसके कारण आज तक सर्वमान्य राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण भी नहीं हुआ है। उत्तर व्यवहारवाद के बाद से का जितना भी समय हम देख रहे हैं उसमें इसलिए कोई नया एक सर्वमान्य सिद्धांत, पूरे विश्व में आप कोई सर्वमान्य सिद्धांत की बात नहीं कर सकते हैं। तो अपने जो पूरे विश्व को या पूरे अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, यूरोप, इन सारे देशों में, छोटे और बड़े देशों में एक जैसा मूल्य स्थापित कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर हम लोकतंत्र की बात करें, लोकतंत्र भारत का भी है और लोकतंत्र चाइना भी अपने आप को लोकतांत्रिक देश कहता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि चीन का लोकतंत्र वस्तुतः साम्यवादी लोकतंत्र है और वहाँ पर तानाशाही का व्यवहार है, जबकि भारत का लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र है जो मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर अपनी सत्ता को निर्धारित करता है। लेकिन अगर भारत के लोकतंत्र की आप अमेरिका से तुलना करेंगे या फिर स्विट्जरलैंड से तुलना करेंगे तो अंतर आपको साफ समझ में आ जाएगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण प्लेटो और अरस्तु की दृष्टि से आज हम नहीं देख सकते, इसमें काफी कुछ परिवर्तन आ गया है। ये जो परिवर्तन आए हैं, ये जो परिवर्तन है, इनको हम अप्रोचेज की दृष्टि से देखेंगे। पॉलिटिकल अप्रोच क्या क्या है।
तो जो पॉलिटिकल अप्रोच है, राजनीतिक सिद्धांतों के जो दृष्टिकोण हैं, जाहिर सी बात है पहले नंबर पर पारंपरिक दृष्टिकोण ही पहले नंबर पर आ रहा है। पारंपरिक दृष्टिकोण फर्स्ट नंबर पर है। तो ईसा की 6वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक, यानी तकरीबन 1500 वर्षों का समय जो गुजरा है, लगभग 1500-1600 वर्षों का जो समय गुजरा है, उन 1500-1600 वर्षों के समय में जो कुछ चला वो एक तरह का पारंपरिक राजनीतिक दृष्टिकोण है। और पारंपरिक राजनीतिक दृष्टिकोण प्रचलन उस समय की स्थितियों के आधार पर वो सही था जैसा उस समय मौजूद था। इसे आदर्शवादी या शास्त्रीय दृष्टिकोण भी कहा जा सकता है। इससे जो उस समय की परिस्थितियां थी और उस समय का जो हालात थे, उनमें से इस पारंपरिक दृष्टिकोण को शास्त्रीय दृष्टिकोण, बुकिश नॉलेज कह सकते हैं आप इसे केवल एक औपचारिक तौर पर व्यवस्थित मान सकते हैं इसको, क्योंकि उसको आदर्शवादी या शास्त्रीय दृष्टिकोण के नाम से भी पुकारा जाता है। प्राचीन यूनान और रोम में जो राजनीतिक सिद्धांतों के निर्माण हुए थे, उसमें जो दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, तर्क शास्त्र, इतिहास, विधि, इनकी जो अवधारणाएं बनाई तो गई थी, लेकिन ये सारी अवधारणाएं किस पर आधारित थी? ये सारी अवधारणाएं ईसाई धर्मशास्त्र के दृष्टिकोण के पक्ष में और उनके अनुकूल बनी हुई थी। अगर आप यहाँ पर, हालांकि यहाँ इसका जिक्र नहीं है और हमारे अध्ययन में भी तक उसको शामिल नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर आप इस आधार पर हमारे भारतवर्ष के सनातन धर्मशास्त्रों के आधार पर अगर बात करेंगे, तो तुलनात्मक रूप से अगर आप देखेंगे तो भारतीय समाज में भारतवर्ष के जो विभिन्न धर्म ग्रंथों के रचयिता थे, उन धर्म ग्रंथों के रचयिताओं ने व्यापक लोक हित में जीवन मूल्यों को और सिद्धांतों को स्थापित किया था। उसमें ईसाई सिद्धांतों की तरह से ईश्वरीय तत्व को इतना महत्व नहीं था जितना कि हम 6वीं शताब्दी से लेकर और द्वितीय विश्व युद्ध तक 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी के मध्य तक देख पा रहे हैं। तो इसके आधार पर अगर आप भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण की बात करेंगे तो हमारे यहाँ दार्शनिकता, तार्किकता, नैतिकता और ऐतिहासिकता के सिद्धांत अधिक प्रखर और मजबूत हैं और जन कल्याण की दृष्टि से उनका ज़्यादा उपादेयता रही है। ये दुर्भाग्य रहा कि भारतवर्ष पिछले कुछ स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले का जो समय गुजरा और ब्रिटिश पीरियड में खास तौर पर, और उससे पहले भी जो शासन रहा था, मुगल शासन, तो उन दोनों दरमियानों में जो भारतीय जीवन दर्शन के तत्व थे, राजनीतिक सिद्धांतों के जो मूल्य थे, उनको पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। इसलिए वो हमारे अध्ययन में शामिल ही नहीं हैं। हमारे राजनीतिक सिद्धांतों में उनका जिक्र ही नहीं हो रहा है। तो आप उन पर फोकस करें, उन पर ध्यान रखें। 16वीं शताब्दी के अगर पुनर्जागरण आंदोलन की बात करें आप, तो उसमें राजनीतिक चेतना की बात बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दृष्टिकोण से जो अगर हम बात करेंगे तो उसमें राजनीतिक चेतना की बात है। राष्ट्र राज्य की अवधारणा का जन्म इसी समय 16वीं शताब्दी के आसपास आ गया था। राष्ट्र राज्य, पहले राज्य था, राज्य के बाद एक राष्ट्र की अवधारणा आई। और दोस्तों आपको याद ही होगा, राज्य और राष्ट्र की अवधारणा में जो अंतर है वो आपको पता होगा। हम आगे चल के उस पर भी बात करेंगे जब स्टेट की बात करेंगे। लेकिन आपको मैं थोड़ा यहाँ चूंकि जिक्र आ गया इसलिए, राज्य के जो तत्व हैं, जरूरी नहीं है कि कोई राज्य राष्ट्र हो जाए। राष्ट्र तो राज्य हो जाता है, लेकिन राज्य राष्ट्र हो जाए ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि राष्ट्र के लिए, एक राष्ट्र के लिए सांस्कृतिक संचेतना का होना बहुत आवश्यक है। राज्य के लिए जनसंख्या होनी चाहिए, भूभाग होना चाहिए, एक संप्रभु सरकार होनी चाहिए और जनता होनी चाहिए। ये 4 तत्व हैं। लेकिन राष्ट्र में इन चारों तत्वों के साथ साथ सांस्कृतिक संवाहक चेतना का भी बहुत होना आवश्यक है, और राष्ट्र की जो चेतना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसकी शुरुआत हो गई थी और राष्ट्र राज्य की अवधारणा सामने आ गई। और जब 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति का श्री गणेश हुआ, तो औद्योगिक क्रांति के श्री गणेश के साथ ही इसमें नया परिवर्तन हुआ। मैं यहाँ पर एक बात और कह दूँ आपको कि हम जब राष्ट्र सिद्धांत की बात कर रहे हैं, राष्ट्र और राज्य की बात कर रहे हैं, सांस्कृतिक अवचेतना की बात कर रहे हैं, आज की तारीख में यानी 2022 में अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये देखिए कि पूरे विश्व में अब राष्ट्रीय संस्कृति पर बहुत अधिक बल दिया जाने लगा है। चाहे फिर वो अमेरिका हो या फिर भारत हो या फिर दुनिया के दूसरे देश हो या चाइना हो, सत्ता व्यवस्था उनकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन राज्य से ऊपर राष्ट्र को प्राथमिकता दी जाने लगी है। यानी 16वीं शताब्दी में जिस सिद्धांत को और जिस मूल्य को स्थापित किया गया था, आज वो नए तरीके से उभर कर सामने आ रहा है।
18वीं शताब्दी की हम बात कर रहे थे, तो 18वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांतों को गति मिली। 19वीं सदी में फिर इसमें एक व्यापक परिवर्तन हुआ और इन परिवर्तनों में विधिक, संवैधानिक, संस्थागत, विवरणात्मक और तुलनात्मक अध्ययनों पर जोर दिया जाने लगा। तुलनात्मक अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण हो गया। वैसे भी आप समझ लीजिए, राजनीति विज्ञान के राजनीतिक सिद्धांत का हम अध्ययन कर रहे हैं। कंपैरेटिव स्टडी के बिना आप कोई तत्व फाइनल नहीं कर सकते हैं। कंपैरेटिव स्टडी होना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र को समझना है तो लोकतंत्र, स्विट्जरलैंड का लोकतंत्र कैसा, इंग्लैंड का लोकतंत्र कैसा, अमेरिका का लोकतंत्र कैसा, भारत का कैसा, पाकिस्तान का लोकतंत्र कैसा, लोकतंत्र के विभिन्न रूप हैं, इनको समझना पड़ेगा और इनमें तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा। समाजवाद की बात करेंगे, पूंजीवाद की बात करेंगे, साम्यवाद की बात करेंगे, तो तुलनात्मक अध्ययन करने पर हमें राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने में आसानी होगी और तब हमारे राजनीतिक सिद्धांत बहुत स्पष्टता से उभर कर सामने आएंगे। तो 20वीं शताब्दी में जो पारंपरिक दृष्टिकोण था, वह पारंपरिक दृष्टिकोण यथार्थवाद में परिवर्तित हुआ और यथार्थवादी व्यवस्था के साथ साथ वो उत्तर व्यवहारवाद, पहले व्यवहारवाद की बात की थी हमने, और वो उत्तर व्यवहारवाद में भी आगे बढ़ता चला गया। अगर हम इनके दृष्टिकोण की बात करेंगे, उनके लक्षण क्या क्या हैं, इसको देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। पारंपरिक सिद्धांत जो थे उनके क्या लक्षण थे। तो पारंपरिक सिद्धांत जो थे उनमें राजनीतिक मूल्यों की दृष्टि से अगर बात करें तो ये बहुत अधिक आदर्शवादी थे। आदर्शवादी का अगर प्लेटो आप सबने पढ़ा है, आपको याद होगा प्लेटो के आदर्शवाद का सिद्धांत बहुत बड़ा था। वो जिस कम्यून थ्योरी की बात कर रहा था, प्लेटो जिस साम्यवादी व्यवस्था की बात कर रहा था, वो आदर्श की पराकाष्ठा पर खड़ा होकर बात कर रहा था। सुकरात, उसके बाद प्लेटो, उसके बाद अरस्तु, उसके बाद हीगल, फिर हॉब्स, लॉक, रूसो, वो जो सारे एक के बाद एक जो सिद्धांत हम इसमें देखते चले जा रहे हैं, तो वो परंपरावादी जो व्यवस्था थी उसमें आदर्श बहुत अधिक था। और जब आप बहुत अधिक आदर्श की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें तनाव बहुत होता है। आप अपने बेटे को बहुत ज़्यादा आदर्शवादी बनाएंगे तो अंततोगत्वा वो बच्चा तनाव में पहुंच जाएगा। तो हमको बहुत अधिक जो हमारे राजनीतिक व्यवस्था के सिद्धांत हैं उनमें भी अगर आप बात करेंगे तो उन व्यवस्थाओं में आप देखेंगे कि वो परंपरावादी सिद्धांत नहीं हैं, क्योंकि वे तनाव और आदर्श पर चलने वाले सिद्धांत थे। राजनीतिक विज्ञान इसीलिए उस समय का जो तथ्य हैं और जो मूल्य हैं वो राजनीति विज्ञान के अध्ययन में वैज्ञानिकता को नहीं ला सके थे। पॉलिटिकल साइंस के जो डेवलपमेंट की जो यात्रा है, राजनीति विज्ञान के विकास की जो यात्रा है, उसमें 16वीं शताब्दी से लेकर आज हम आ रहे, 6वीं शताब्दी से लेकर आज जब हम यहाँ आ रहे हैं, तो इसमें बहुत लंबी यात्रा हमने पूरी की है। राजनीति में उस समय तथ्यों पर जोर नहीं था, राजनीतिक घटनाओं में नैतिक गुण होने चाहिए, बस इस पर बल दिया गया था। तो नैतिक गुण तो तब पैदा होंगे ना जब आप तथ्यों पर जोर देंगे। अगर तथ्य हिंसक हैं और सत्ता अनैतिक तरीके से प्राप्त कर ली गई है, राजा ने अनुचित तरीके से सत्ता को प्राप्त कर लिया है, तो फिर उसमें आदर्श कहाँ रहेगा, उसमें नैतिकता कहाँ रहेगी। थ्योरी पर तो बोला जा रहा है, लेकिन व्यवहार में जो हम देख रहे हैं वो उसका उलट था। तो उलट यानी अनुचित मूल्यों के आधार पर या अनुचित व्यवस्थाओं के आधार पर हम राजनीतिक सिद्धांतों का सृजन देख रहे थे उस समय। तो राजनीतिक परंपरावादी जो दृष्टिकोण है ये संकीर्ण था और इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल नहीं थी। चलिए, तो इस आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। तो राजनीतिक दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है, अब इस पर बात करेंगे हम। दार्शनिक दृष्टिकोण की जो विचारधारा है उसमें ये आप समझ ही गए होंगे कि ये प्राचीन समय का मूल्य है और ग्रीक थ्योरीज में की चर्चा होती है। लियो स्ट्रॉस नामक विचारक को इसका मुख्य समर्थक माना जाता है और उन्होंने फिलॉसफी यानी राजनीति में राजनीतिक दर्शन की खोज का काम किया था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य है कि लियो स्ट्रॉस नामक जो वैज्ञानिक दार्शनिक थे, उन्होंने राजनीति में राजनीतिक दर्शन की खोज का काम किया और इसलिए उनको इसके संस्थापक के रूप में याद किया जाता है। सही मायने में राजनीतिक चीज़ों की प्रकृति सही या अच्छी हो और राजनीतिक आदेश के बारे में जानने का जो प्रयास है वो इसके माध्यम से हमने देखा या किया है। तो इस दृष्टिकोण के आधार पर जो इसके उद्देश्य हैं, मौजूदा जो संस्थाएं हैं, कानून और नीतियां जो हैं, उनको भी गलत मानकों के आधार पर निर्धारित किया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यह दृष्टिकोण
सैद्धांतिक आधार पर जो है ये वैल्यूज राजनीति में जो अध्ययन तो कर रहे हो, लेकिन आप उसके वैल्यूज को अगर आपने अलग करके अध्ययन किया तो फिर वो अध्ययन अधूरा माना जाएगा। पर दार्शनिक दृष्टिकोण में मूल्यों पर अध्ययन नहीं हो रहा था। यह प्रकृति के और कार्यों, नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों की समस्याओं को नहीं देख रहा था, बल्कि उनके आदर्शों पर अधिक फोकस कर रहा था। ऐतिहासिक दृष्टिकोण को भी समझना पड़ेगा हमें कि ये जो सिद्धांत था परंपरावादी, यह इतिहास से संबंधित है और राजनीतिक वास्तविकताएं जो उस समय की थी, उन वास्तविकताओं के आदर्श मूल्यों पर जोर दे रहा था। लेकिन इसको डेवलप करने का काम मैकियावेली ने, सबाइन ने, डाइनिंग जैसे पॉलिटिकल थिंकर्स थे, उन्होंने राजनीति और इतिहास के बीच में एक सेतु बनाया और सेतु बनाकर कहा कि आज की जो राजनीतिक घटना, यानी उस समय जब मैकियावेली अध्ययन कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि आज की जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं को भी हमें इतिहास के साथ जोड़कर देखना पड़ेगा। तो ये दृष्टिकोण दृढ़ता से इस बात पर विश्वास पर बल देने लगा कि इतिहास की यानी अतीत की घटनाओं का भी अध्ययन किया जाना चाहिए और इनके साथ इस तरह से इसने राजनीति को इतिहास के साथ जोड़ने का काम किया। इतिहास की हर राजनीतिक घटना का काल क्रम के अनुसार वर्णन किया गया और उसके आधार पर भविष्य के घटनाओं का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आलोचकों का मानना है कि समकालीन विचारों और अवधारणाओं के संदर्भ में राजनीतिक तौर पर पिछले युगों के आधार पर आज के समय को नहीं समझा जा सकता। मैं आपको फिर याद दिला दूं, हम लोकतांत्रिक जीवन में आज के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो सनातन भारतीय जीवन मूल्यों के आधार पर जनपदीय जो हमारी व्यवस्थाएं थी, उन जनपदीय व्यवस्थाओं के आधार पर हम नए तथ्यों या मूल्यों को नहीं समझ सकते हैं। तो उस समय की एक तो जनसंख्या बहुत कम थी उस समय संसाधन नहीं थे, वैज्ञानिक विकास इतना नहीं हुआ था, मनुष्य की सोच का दायरा इतना व्यापक नहीं था जितना आज हुआ है। तो इन सारे आधारों पर हमको समझने की आवश्यकता पड़ेगी। इसी तरह से हमको परंपरागत जो हमारी पद्धति थी उसमें संस्थागत दृष्टिकोण पर भी अगर हम बात करें तो ये समझना पड़ेगा कि ये राजनीति विज्ञान का अध्ययन ट्रेडिशनल मेथड से ही इसमें होता रहा और यह दृष्टिकोण मुख्य रूप से सरकार की औपचारिक विशेषताओं से संबंधित रहा और राजनीतिक संस्थाओं की संरचनाओं के अध्ययन को गति देता रहा। यानी पद क्या है, पदों पर व्यवस्थाएं कैसे, तो थ्योरीज पर बहुत बल था उस समय परंपरागत दृष्टिकोण में। पद पर बैठने वाले व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उसके दूसरे पद के पदधारकों से कैसे संबंध है, इन पर कोई ज़्यादा बातचीत नहीं थी। तो इंस्टीट्यूशनल जो अप्रोच है हमारी, उस इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पर यहाँ बहुत अधिक बल था। विधायिका, कार्यकारी, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, दबाव समूह, ये जो आज के रेफरेंसेज हैं, इन रेफरेंसेज का वहाँ उल्लेख नहीं था। इस दृष्टिकोण के समर्थकों में जो प्राचीन और आधुनिक पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं, अगर उनकी बात करें तो अरस्तु ने जरूर इसको आकार देने का प्रयास किया, लेकिन आधुनिक विचारकों में जेम्स ब्रॉयन, बेंट्रेड, वाल्टर, हेरल्ड लास्की, इन्होंने इस दृष्टिकोण का विकास करके इसको एक आधुनिक ढांचे तक पहुंचाने का काम किया है। तो राजनीतिक सिद्धांत हमारे जो है वो बड़े महत्वपूर्ण हैं और इनका डेवलपमेंट बहुत व्यापक ढंग से हुआ है। तो परंपरावादी जो दृष्टिकोण है उनके विकास की कहानी हम पढ़ते चल रहे हैं। इसी संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो कानूनी जो लीगल दृष्टिकोण है, कानूनी दृष्टिकोण, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। राज्य क्या है? राज्य कानूनों के गठन और प्रवर्तन का एक मौलिक संगठन है, चाहे वो राजाओं के समय की बात हो या फिर आज की बात हो। राजा भी उस समय एक सुनिश्चित व्यवस्था के आधार पर कानूनों का संचालन करने का काम करते थे। हालांकि राजाओं के शासनकाल में बहुत कुछ लिखित और व्यवस्थित नहीं था। उस समय की जो तात्कालिक परिस्थितियां होती थी, ज़्यादातर उनके मौखिक निर्देश होते थे, लेकिन सामान्य न्याय पर आधारित होते थे वो। लेकिन कई ऐसे इतिहास में ऐसे हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं जब राजाओं ने अपनी सनक के आधार पर, अपने खुद के विवेक को छोड़कर, अपनी इच्छा के आधार पर शासन को संचालित करने का प्रयास किया। आज यह नहीं है। आज की व्यवस्था में अगर आप तुलना करेंगे तो कानूनी दृष्टिकोण, जो लीगल अप्रोच है मॉडर्न रेस्पेक्ट में, आज के संदर्भ में, तो पॉलिटिकल साइंस जो ये कहती है कि पॉलिटिकल थ्योरीज आज जो हैं उनमें कानूनों
को लागू करने का अगर वेल ऑर्गेनाइज्ड संगठन अगर कोई है तो वह राज्य है। राज्य की कानून व्यवस्था है और इस दृष्टि से कानून की प्रक्रिया, कानूनी निकाय, न्याय, न्यायपालिका, पुलिस, ये सारी व्यवस्थागत हमारी संरचनाएं आज हम देख रहे हैं। तो जो लीगल अप्रोच है जिसने परंपरागत सिद्धांतों को आधुनिक सिद्धांत में बदलने में योगदान दिया था, उनके समर्थकों में सिसरो, जीन बॉडेन, थॉमस हॉब्स, जेरेमी बेंथन, जॉन ऑस्टिन, डाइस, हेनरी मैन, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया। तो राजनीति विज्ञान में आदर्शवादी सिद्धांतों को अस्वीकार किया गया और परंपरावादी दृष्टिकोण को पीछे धकेला गया। अब आते हैं हम परंपरावाद के बाद आधुनिक दृष्टिकोण पर। अभी तक हमने बात की थी परंपरावादी सिद्धांतों की, परंपरावादी दृष्टिकोण की। राजनीति विज्ञान के परंपरावादी सिद्धांत कैसे बने, उनका स्वरूप कैसा हुआ और उनके मॉडिफिकेशन की पूरी, यानी उनमें सुधार की जो पूरी क्रिया है वो कैसे आगे चली, इस पर हमने बात की। अब बात कर रहे हैं हम आधुनिक दृष्टिकोण की, मॉडर्न अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल थियरीज। जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ है और जो परंपरावादी व्यवस्थाओं में आज के जो विचारक थे उनको जो कमियां नजर आई, उन्होंने नए सिरे से इस पर अध्ययन करना शुरू किया और इस प्रकार परंपरावादी दृष्टिकोण की कमियों को एक के बाद एक राजनीतिक विज्ञान के जो अध्येता थे वो बाहर निकाल कर लाए और फिर उन्होंने इसे आधुनिक दृष्टिकोण के नाम से प्रस्तुत करने का काम शुरू किया। तो राजनीतिक घटनाओं को तथ्य, उन्होंने सबसे ज़्यादा किस बात पर बल दिया? आज के जो अध्येता हैं और जिन्होंने आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण को स्थापित किया है, वो ये कहते हैं कि इतिहास में ज़्यादा सर खपाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस बात पर बल देने की आवश्यकता है कि आज जो राजनीतिक घटना हमारे सामने हो रही है उसके फैक्ट क्या हैं, उसके तथ्य क्या हैं, उन तथ्यों को निकालिए और उनका विश्लेषण कीजिए और उसके आधार पर सिद्धांतों को प्रतिपादित कीजिए। इसलिए आज आदर्शवाद को हटा दिया गया है। आधुनिक दृष्टिकोण का उद्देश्य आदर्शवाद को हटाकर बदलकर नए दृष्टिकोण को स्थापित करने का काम किया गया है। इस आधुनिक दृष्टिकोण में अगर आप वही, जैसे हमने परंपरावादी दृष्टिकोण के लक्षण देखे थे, तो आधुनिक दृष्टिकोण के लक्षण भी हम समझेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत के आधुनिक दृष्टिकोण के लक्षण क्या हैं। हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न अप्रोच। ये आधुनिक संदर्भ में क्या अप्रोच है हमारी, इसको हमको समझना पड़ेगा। तो आज का जो रेफरेंस है, आपको बार बार याद भी होगा, एक शब्द बहुत कॉमनली काम में लिया जाने लगा आजकल कि डेटा की चोरी हो रही है। आजकल सब जगह कहा जाता है डेटा की चोरी हो रही है। तो आज जो राजनीतिक विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण है वो इसी डेटा पर टिका हुआ है। हमारे पास जो फैक्ट्स हैं, जो डाटा है हमारे पास, वो डाटा क्या है उसको इकट्ठा कीजिए, फिर उसका एनालिसिस कीजिए और उसके आधार पर विश्लेषण कीजिए। तो राजनीतिक जो संरचनाएं हैं उसमें ऐतिहासिक अध्ययन से परे आधुनिक जो दृष्टिकोण है वो इंटरडिसिप्लिन पर बिलीव करने लगा है। पहले जहां राजनीति विज्ञान अपने तक सीमित था, अपने भीतर दूसरे विषयों पर काम नहीं कर रहा था, आज इंटरडिसिप्लिन में हम काम करने लगे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर समझ लें कि आज कोई राजनीतिक घटना घटित हो रही है तो उसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य ही हो ये जरूरी नहीं है। उसके पीछे समाजशास्त्र से निकल कर आने वाली कोई सामाजिक अवधारणा हो सकती है, उसके पीछे अर्थशास्त्र से निकल कर आने वाला कोई आर्थिक दबाव हो सकता है, उसके पीछे कोई भौगोलिक कारण हो सकता है, उसके पीछे कोई अन्य कारण हो सकता है। तो राजनीति विज्ञान अंतर अनुशासन पर बल देने लगा और आधुनिक दृष्टिकोण में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, क्वांटिटी, क्वालिटी, इन सब को देखा जाने लगा और व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ साथ मार्क्सवादी दृष्टिकोण को भी शामिल किया गया है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया कि आज आधुनिक समय में राजनीति विज्ञान का सिद्धांत नए लक्षणों के आधार पर अपना कलेवर फैलाने में सफल हो गया है। अगर हम इसको और आगे व्यापक ढंग से समझने की कोशिश करें तो इसका व्यवहार संबंधी दृष्टिकोण भी हम समझ सकते हैं। व्यवहार संबंधी दृष्टिकोण का मतलब क्या है? मनुष्य, सामान्य तौर पर हम मनुष्य की गतिविधियों पर और उसके व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
आज इस बात पर बहुत अधिक फोकस हो गया है। और आपने इसीलिए मनोविज्ञान में जो आपकी रुचि है और आप पढ़ते भी रहे हैं, एक होता है चेहरे के हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशन, एक होती है बॉडी लैंग्वेज। तो ये जो है ये मनुष्य के शरीर की जो भाषा है वहाँ तक अध्ययन करने लगे हैं हम, उसके व्यवहार का अध्ययन करने लगे हैं, भीड़ का अध्ययन करने लगे हैं, भीड़ का व्यवहार कैसा है, एक व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। ये जो चिंतन का दायरा बढ़ा है, इस दायरे ने व्यवहार संबंधी दृष्टिकोण को बहुत पुख्ता तौर पर आगे बढ़ाया और इसमें रिसर्च करने के लिए हमारे पास नई स्थितियां सामने आ गई हैं। इस आधार पर हम व्यवहारवाद की जो रेफरेंस हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने जो बात की थी वो परंपरावादी दृष्टिकोण की बात की थी, अब हम व्यवहारवाद की बात कर रहे हैं। मैंने आपसे जिक्र किया था कि परंपरावादी जो सिद्धांत थे राजनीति विज्ञान में वो आगे चलकर व्यवहारवाद में परिवर्तित हो गए। और डेविड ईस्टन 1969 में उसने इसका वर्णन किया था। तो उन्होंने कहा था कि आप अगर किसी चीज़ की बौद्धिकता की नींव रख रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। और व्यवहारवाद की अगर विशेषताओं का जिक्र करें हम, ईस्टन के रेफरेंस को समझने की, डेविड ईस्टन के रेफरेंस को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले है नियमितता, रेगुलराइजेशन। किसी भी व्यवहार में, किसी के राजनीतिक व्यवहार को अगर समझना है तो एक रूपता है या नहीं, तभी आप भविष्यवाणी कर सकेंगे। एक व्यक्ति के व्यवहार को लगातार देखिए, फोकस कीजिए उस पर, और हर परिस्थिति में आप देख रहे हैं 2 साल, 5 साल से, 10 साल से आप देख रहे हैं, तो फिर आप एक भविष्यवाणी कर पाने की स्थिति में होंगे कि हाँ, ये व्यक्ति इन परिस्थितियों में ऐसा ऐसा व्यवहार करता है, इसलिए यह सिद्धांत सृजित होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति परटर्ब्ड है, डिस्टर्ब है, उसका व्यवहार बार बार बदल जाता है, मानसिक अवस्था उसकी अनुचित है, ठीक नहीं है, यह व्यक्ति पर भी लागू होता है और समाज पर भी लागू होता है। अगर कोई समाज का छोटा समूह, बड़ा समूह इस तरह का आचरण करता है तो हमारा अध्ययन भी बिखर जाएगा, फिर हम किसी सिद्धांत पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे जरूरी बात होगी रेगुलरिटी। कोई फ्यूचर में अगर आप कोई जनरलाइजेशन करना चाहते हैं, एंड इफ यू वांट टू पुट सम प्रिंसिपल बिफोर द रूलर्स और बिफोर द लॉ मेकर्स, अगर आप कानून बनाने वालों के सामने, शासकों के सामने कोई राजनीतिक सिद्धांत बनाना चाहते हैं, और व्यवहार को लगातार देखना पड़ेगा और उसके आधार पर आप भविष्यवाणी कर पाएंगे। फिर है वेरिफिकेशन। आप केवल देखने से काम नहीं कर पाएंगे, एक बार देखा, 2 बार देखा, ऐसा नहीं है। उसके आधार पर आपको प्रमाणीकरण करना पड़ेगा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जो कुछ आप देख रहे हैं वह सत्यापन योग्य है या नहीं, यानी उसका वेरीफाई होता है या नहीं। आजकल आप देख रहे हैं ना, जैसे आपको वो कोई मोबाइल पर आप कोई बात करते हैं, कोई अपडेट मांग रहे हैं, तो फिर वो कहता है कि वेरीफाई कीजिए आप अपना मोबाइल नंबर से या अपने आधार कार्ड से वेरीफाई कीजिए कि आप ही तो हैं। तो ये जो वेरिफिकेशन है राजनीतिक सिद्धांत की दृष्टि से आधुनिक व्यवहारवाद में इस बात का बहुत महत्वपूर्ण बल दिया गया। फिर टेक्निक्स की बात आई। आप जब अध्ययन करेंगे तो अध्ययन की कुछ तकनीकें होती हैं। तो राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों का सृजन करने के लिए, उसके उपकरण बनाने के लिए उसकी विधियों पर जोर दिया गया है। जैसे वो वैध होना चाहिए, वो विश्वसनीय होना चाहिए, तुलनात्मक होना चाहिए, हमारा जो डाटा है वो लीगल सोर्स से कलेक्ट किया हुआ होना चाहिए, वह कंपैरेटिव करने योग्य होना चाहिए। तो एक शोधकर्ता जो है वो क्या काम कर रहा है, वो आदर्श परिस्थितियों पर बात करने की कोशिश नहीं कर रहा। वो कहता है कि मैं जो नमूने हैं उनका सर्वेक्षण करूंगा, गणितीय मॉडल तैयार करूंगा और उसके आधार पर उनका विश्लेषण करने की कोशिश करूंगा। फिर है क्वांटिफिकेशन। बहुत छोटे से डाटा के आधार पर आप मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आपको क्वांटिफाई करना पड़ेगा, यानी बड़ी मात्रा में आपको डाटा एकत्रित करना पड़ेगा। भारतवर्ष में जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि हमारे चुनावों में बहुत सारे एजेंसियां हैं जो चुनाव के वोट देने के बाद परिणामों की समीक्षा जारी करने का काम करते हैं कि संभावना यह है कि ऐसे ऐसे परिणाम आएंगे। उनमें सफलता केवल उन्हीं की होती है जिनका डाटा क्वांटिफाई होता है, यानी जिनके पास बहुत वैरायटी और विविधता ली हुई है। जैसे अगर मान लीजिए लोकसभा के चुनाव के बारे में बात करें तो 542 लोकसभा क्षेत्रों के परिणाम घोषित करने के लिए एजेंसी को पूरे देश के विभिन्न वर्गों तक पहुंचना पड़ेगा। तब
जो डाटा कलेक्ट करेंगे उसके आधार पर उनका एनालिसिस करने के बाद वो कोई परिणाम दे पाएंगे। अगर आप केवल कंप्यूटर बैठकर थ्योरी के आधार पर काम करने की कोशिश करेंगे तो आपका परिणाम अनुचित होगा, वो ठीक से नहीं निकल पाएगा। फिर है उसकी प्योर साइंस, शुद्ध विज्ञान। व्यवहार विज्ञान को शुद्ध विज्ञान बनाने की जिद की जा रही है, लेकिन ये बहुत कठिन काम है। पॉलिटिकल साइंस इज नॉट ए प्योर साइंस बिकॉज ऑफ वी कांट मेजर द थॉट्स एंड आइडियाज ऑफ ए पर्सन। हम एक व्यक्ति के विचारों को, उसके अंदर क्या चल रहा है, चेहरे पर क्या आ रहा है, व्यवहार में क्या दिखा रहा है, इनका तारतम्य स्थापित नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि हम राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों को प्योर साइंस की तरह से स्थापित करने का काम करें, यानी उसमें शुद्धता, उसमें सत्यता और उसमें प्रामाणिकता अधिक से अधिक हो। और यह सब काम कब होगा? जब इंटीग्रेशन होगा, एकीकरण होगा। ऊपर की चारों पांचों बातों को जो हमने जिसका उल्लेख किया था, उन सारी बातों को अगर हम जोड़ेंगे तब हमारा इंटीग्रेशन होगा। तो व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र अपने आप को इन विज्ञानों से वो अलग नहीं करता है, इन विषयों से अलग नहीं करता है। तो इन सारे चीज़ों को जोड़ करके और ऊपर के सारे पांचों मूल्यों के आधार पर जब हम काम करेंगे तो हम एक समुचित व्यावहारिक दृष्टिकोण के आधार पर राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत की संरचना कर पाएंगे। अगर आप इसके बेनिफिट्स की बात करें कि व्यावहारिक दृष्टिकोण का क्या क्या लाभ होते हैं इसके, तो जाहिर सी बात है कि ये राजनीति विज्ञान हमें आधुनिक जीवन की घटनाओं के नज़दीक ले जाता है। और कितना नज़दीक ले जाता है तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम बार बार हर बात में कहते हैं साहब ये तो राजनीति हो रही है। यहाँ तो हर बात में कहते हैं राजनीति। छोटे से दफ्तर में काम कर रहे हैं तो राजनीति, घर में पिता पुत्र, माता पिता, भाई बहन बात कर रहे हैं तो वहाँ भी चर्चा हो जाती है कि परिवार में दो हंसी मजाक में कहते हैं पापा राजनीति कर रहे हैं, मम्मी राजनीति कर रही है। तो ये राजनीति शब्द है हमारा, वो इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है कि वो अब हमारे जीवन के हर क्षेत्र में शामिल हो गया है। लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो ये बात सच है कि राजनीति विज्ञान हमें ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान कर रहा है जो हमारे जीवन के हर हिस्से को प्रभावित कर रहा है। यह मानव व्यवहार को समझाने में हमें योगदान दे रहा है और इसलिए आज ये बहुत प्रासंगिक हो गया है। इट बिकम्स वेरी यूजफुल। ये बहुत प्रासंगिक हो गया है। ये सरल नहीं है, हमारे पहले की तरह नहीं है मामला। आज आप किसी ग्रुप का, किसी समूह का अध्ययन कीजिए और उसका विश्लेषण करिए तो आप सटीक परिणाम दे पाने की स्थिति में होंगे। यह दृष्टिकोण भविष्य की घटनाओं और भविष्य के संदर्भों के साथ भविष्यवाणी करने की ताकत भी रखता है। आज राजनीतिक सिद्धांत जो हैं वो इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। राजनीतिक व्यावहारिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण पूर्व अनुमान, राजनीतिक घटनाओं का पूर्व अनुमान लगा सकता है। ये इतने सारे बेनिफिट होने के बावजूद भी इसकी बहुत सारी आलोचनाएं भी हैं। ऐसा नहीं है कि सारा राजनीतिक व्यवहार या उत्तर व्यवहारवाद जो है वो सारे फायदे ही फायदे दे रहा है। हम अगर आलोचनाओं की बात करें तो हम कह सकते हैं कि उन विषयों पर हम ध्यान नहीं देते हैं या उन प्रथाओं का अध्ययन ही नहीं करते जो हमें पसंद नहीं है। तो आपको पसंद हो या नहीं हो, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से उन पर भी अध्ययन कीजिए। लेकिन जो चिंतक है, आलोचक है, विश्लेषक है, वो उनको छोड़ देता है, उन प्रथाओं पर बात ही नहीं करता है। वो इस दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि साहब गलत परिस्थितियों में अध्ययन करके और गलत रिजल्ट निकाले जा सकते हैं, इसकी संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ ये भी है कि मनुष्य का व्यवहार जो है उसका अध्ययन करना लगभग नामुमकिन है। मनुष्य क्या सोच रहा है, उसके भीतर क्या चल रहा है, यह नामुमकिन है। यद्यपि दोस्तों मैं आपको फिर याद दिला दूं यहाँ पर कि ये जितनी भी मैं बात कर रहा हूँ इसके लाभ की और हानि की, ये थियोरिटिकल रेस्पेक्ट में या अब तक के अध्ययन के आधार पर है। आज के संदर्भ में अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, कृत्रिम बुद्धि के साथ जोड़कर मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करेंगे तो बहुत सारे चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे। आजकल आपने बहुत बार पीछे सुना होगा लाइव डिटेक्टर की बात। अपराधों की रोकथाम करने के लिए और पुलिस अनुसंधान करने के लिए लाइव डिटेक्टर का यूज करने लगी है। लेकिन अब जो कृत्रिम अनुसंधान के बाद जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, उसमें भी मैं कल परसों ही पढ़ रहा था कि उन्होंने एक सटीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर एक इंस्ट्रूमेंट तैयार कर लिया है और अब
उसके सामने बैठने वाला व्यक्ति झूठ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि वो चेहरे के एक्सप्रेशन से के आधार पर और आपकी बॉडी लैंग्वेज के आधार पर और आपके शरीर में बहने वाले रक्त की गति के आधार पर सही विश्लेषण देने की स्थिति में पहुंच गया है। तो विज्ञान हमारे ज्ञान को मौलिक आधार पर नई दिशा दे रहा है और इस आधार पर राजनीतिक व्यवहारवाद का सिद्धांत भी सटीक होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब हम बात कर रहे हैं निर्णायक दृष्टिकोण की। ये राजनीतिक तौर पर जो निर्णायक दृष्टिकोण है हमारा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। डिसीजन मेकर्स कौन हैं और ये डिसीजन मेकर पूरे समाज को कैसे प्रभावित करते हैं, डिसीजन मेकिंग अप्रोच क्या है, राजनीति में ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि लोकतंत्र की हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोकतंत्र के बारे में बहुत डिटेल में हमने पढ़ा भी है, उसकी जानकारी भी है, बट क्या आप जानते हैं कि राजनीति में लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम जनता को सचमुच राजनीतिक व्यवस्था में निर्णय करने का अधिकार होता है? नहीं होता, क्योंकि एक बार मतदाता मत देने के बाद अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही होने वाले फैसलों को देखता रहता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की दृष्टि से हालांकि कुछ दबाव समूह हैं जिनके आधार पर कुछ लोग अपनी मांग के आधार पर जाके बात कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत कम तौर पर इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो ये जो डिसीजन मेकिंग का सिस्टम है, ये मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तथ्यों के आधार पर है। और अगर हम सीधे सीधे बात करें तो इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि समय समय पर आवश्यकताओं के अनुसार सभी दृष्टिकोणों में बदलाव होता रहता है। अब बात आती है राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है। आखिर हमने इतनी सारी चीज़ों को पढ़ा और समझा, तो पॉलिटिकल जो थ्योरीज हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है? क्या केवल ये किताबों में लिखने के लिए है या केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवालों तक इसका महत्व है? जी नहीं। राजनीतिक सिद्धांत राज्य, सरकार, सत्ता, नीति निर्माता, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक व्यवस्थाओं का विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक दल, मतदाता, मताधिकार, चुनाव, जनमत, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक अभिनववाद, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, नारीवाद आदि आदि हजारों विषय हैं जिन सारे विषयों को राजनीतिक सिद्धांत सीधे तौर पर प्रभावित कर रहे हैं। यानी आज राजनीतिक सिद्धांतों ने अपनी रफ्तार, अपनी गति, अपना क्षेत्र, अपना आयाम बहुत व्यापक कर लिया है और इसके आधार पर राजनीतिक सिद्धांतों की जो क्रमबद्धता है वो असीमित हो गई है और उनके गुण पूरे राजनीतिक व्यवस्था और सिद्धांतों को प्रभावित कर रहे हैं। कभी यह समाजवाद बनता है, कभी यह साम्यवाद बनता है और कभी यह पूंजीवाद बनता है। तो ये जो परिवर्तन आ रहा है सत्ता में, राजनीति में, व्यवस्था में, यह राजनीतिक सिद्धांतों को समझने के लिए और इसके संदर्भों के लिए आवश्यक है। राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि यह अनुशासन के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए बहुत आवश्यक है। इस विषय पर हम सामंजस्य की बात करें, अगर पूर्व कथन की बात करें हम, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर कोई भी कार्य तब तक महत्वपूर्ण नहीं होगा जब तक हम राजनीतिक सिद्धांतों को ठीक से समझ नहीं लेते हैं। अगर हम थियरीज के साथ साथ प्रॉब्लम्स की बात करें तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, राजनीतिक जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो हम राजनीतिक सिद्धांतों को भी ठीक से समझ पाने में सफल होंगे। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में जब सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल की स्थापना की गई थी तो उसके साथ साथ ही पॉलिटिकल थियरीज की जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर भी ध्यान दिया गया था और उनमें जो महत्वपूर्ण प्रॉब्लम सामने आई थी उसमें उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद उस समय की सबसे बड़ी समस्या थी और यही मौलिक चिंतन के तौर पर हमारे सामने भी आई है। तो इस आधार पर निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष की जब हम बात करेंगे तो हमको ये समझना पड़ेगा कि राजनीतिक सिद्धांत वे साधन हैं जो घटनाओं, अध्ययनों, परिस्थितियों, इनके आधार पर काम करते हैं और इनके आधार पर ही हम परिस्थितियों को समझ सकते हैं। मानव मूल्य अनुसंधान पर टिका हुआ है और मानव मूल्य जो अनुसंधान पर टिके हैं उन अनुसंधान से ही प्रकाश स्तंभ का विकास होता है। तो राजनीतिक तौर पर राजनीतिक सिद्धांतों को बिना सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन करना संभव ही नहीं है।
तो राजनीतिक सिद्धांतों के सामने आज जो समस्याएं हैं उसमें शांति की समस्या, प्रजातंत्र और तानाशाही के बीच संतुलन की समस्या और अनेक ऐसी चीज़ें शामिल हैं। अब सवाल आता है कि राजनीतिक सिद्धांत हैं क्या आखिर। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या हैं, इनको समझने के लिए और इनके महत्व को समझने के लिए हमको मानना पड़ेगा कि हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उनका हल अगर हम इतिहास से, नैतिकता से, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र से इन सब के बीच में तारतम्य स्थापित करेंगे तो हम राजनीतिक सिद्धांतों के महत्व को ठीक से समझ पाएंगे। हम अपने अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान भी इस व्यवस्था के माध्यम से कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर अगर आप देखेंगे तो राजनीतिक सिद्धांत के बारे में भी हमें ये समझना पड़ेगा कि राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करके व्यक्ति समानता, स्वतंत्रता और न्याय की अवधारणा को समझ सकता है। तो तार्किक आधार पर राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए लगातार हमें एक बुद्धिमान नागरिक, एक उत्तरदायी नागरिक, एक चैतन्य नागरिक, एक स्वतंत्र व्यवस्था के रूप में हमें आगे बढ़ाने में मदद करता है। इस राजनीतिक सिद्धांत की अगर हम बात करें तो राजनीतिक सिद्धांतों की जो कार्य पद्धति है वो क्या है। राजनीतिक सिद्धांतों की जो कार्य पद्धति है उसको समझने के लिए हमें मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें ये कहा गया है कि एक विचार की व्याख्या करना संभवतः सत्य के रूप में खोज की जैसी व्याख्या है और सत्य को जैसे साबित नहीं किया जा सकता, स्थापित नहीं किया जा सकता, वैसे ही किसी सिद्धांत को भी इसी तरह परफेक्टली स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो फिर क्या करेंगे, तो सिद्धांत में शामिल करने के लिए हमें घटना का राजनीतिक विश्लेषण करना पड़ेगा, एक तर्क संगत उद्यम की स्थापना करनी पड़ेगी, कारण और निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा, भावनात्मक रूप से अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। आप अध्येता के रूप में, अध्ययन करने वाले व्यक्ति के रूप में भावनात्मक रूप से उससे नहीं जुड़ सकते हैं। किसी सिद्धांत के सत्य और निष्पक्षता के लिए व्यक्तिपरक होने की आवश्यकता नहीं है और इसके साथ साथ सिद्धांत निरंतर लगातार बना रहे, यह भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वर्तमान सदी में राजनीतिक सिद्धांतों का महत्व और प्रासंगिकता क्या है ये और हम समझ लें। तो अगर हम इसको जानने की कोशिश करें तो ये इस बात पर निर्भर करेगा कि राजनीतिक दर्शन और विज्ञान का एक दूसरे के साथ संबंध है। यूनान के दार्शनिकों से लेकर के और आधुनिक समय तक और मैकियावली से लेकर के और पश्चिम के जो आदर्श मुद्रक हैं उन सब के साथ साथ हम भारतीय सिद्धांतकारों की भी बात कर लें तो ये बात हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। यानी हम यह समझ सकते हैं कि कुछ समस्याओं को राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन सारी समस्याओं को राजनीतिक सिद्धांतों से ठीक नहीं किया जा सकता। राजनीतिक अर्थव्यवस्था का आधुनिक जो स्वरूप है उसमें अगर आप बात करेंगे तो उसमें बहुत दरार आ गई है राजनीतिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के बीच में, क्योंकि राजनीतिक जो व्यवस्था है वो समानता की बात करती है, जबकि पूंजीवाद जो है वो समानता की बात नहीं करता। तो पूंजीवाद बनाम साम्यवाद, समाजवाद का एक द्वंद्व हम लगातार 19वीं शताब्दी से देखते आ रहे हैं और वो आप देख ही रहे हैं कि समाजवाद धीरे धीरे करके पूरी तौर पर मैदान छोड़ गया है और अब पूंजीवाद ने सारे संबंधों को अपने नियंत्रण में स्थापित कर लिया और मुक्त बाजार का जो सिद्धांत आया है, ओपन मार्केट का जो सिद्धांत आया है, उसने अर्थव्यवस्था की उन पूरी चर्चाओं को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है और उन्हें पंगु बना दिया है। तो आज का जो पैमाना है वो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से राजनीतिक सिद्धांतों पर पूरी तरह हावी हो चुका है। हम राजनीतिक सिद्धांतों की अगर परिभाषा को प्रासंगिक संदर्भों में अगर चर्चा करें तो हम समझ सकते हैं कि ये दृष्टिकोण जो है वो एकेडमिक नहीं है, बल्कि इसमें काफ़ी कुछ छिपाया हुआ है, क्योंकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत आदर्शवादी सिद्धांतों को पूरी तरह दरकिनार कर चुके हैं। तो हमें राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन क्यों नहीं करना चाहिए या क्यों करना चाहिए, इस पर भी अगर आप बात करें तो हम देख सकते हैं। हमें राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन तो करें तो कैसे करें और नहीं करें तो क्यों नहीं करें, इन बातों को भी समझ लें। हमारी जो समस्याएं हैं उनमें इतिहास, नैतिकता, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, सारी चीज़ों को हमने शामिल तो कर लिया, लेकिन राजनीतिक सिद्धांत ने इन सारे पुराने और नए सिद्धांतों को मिलाकर एक कॉकटेल बना दिया है हमारे सामने, और इसके कारण राजनीतिक सिद्धांतों की जो व्यवस्था है
वो बहुत अधिक अस्पष्ट हो गई है। हमारे अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बात करें तो हम अधिकारों पर ज़्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं, कर्तव्यों की बात पर हम बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? यदि कोई व्यक्ति राजनीतिक जांच करके शोध करता है तो उसे पता लग जाएगा कि मनुष्य मूलतः बातें बड़ी बड़ी कर रहा है, बड़े आदर्शों की बात कर रहा है, लेकिन तार्किक रूप से वह आदर्शों के नजदीक नहीं पहुंच रहा है। राजनीतिक जो सिद्धांत हैं हमारे, वो राजनीतिक सिद्धांत प्रासंगिक तौर पर कितने महत्वपूर्ण हैं, इसको समझने के लिए हमें सिर्फ गलतियों पर अगर हम फोकस करें तो काफ़ी कुछ हम ठीक कर सकते हैं। हम जो समकालीन परिस्थितियों में जो घटनाएं हुई हैं और उनके आधार पर जो त्रुटियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, उनको अगर ठीक से पकड़ लें तो हम स्थानीय प्रवृत्ति और प्रकृति के व्यवस्थाओं को समझने के बाद राजनीतिक सिद्धांतों का देश, व्यक्ति और राज्य के संबंध में अच्छी तरह से अध्ययन करके और भविष्य के लिए प्रासंगिक बना सकते हैं। 21वीं सदी में राजनीतिक सिद्धांतों का कैसा महत्व है और हम 21वीं सदी में अगर हम बात करें तो हम कैसा स्वरूप देखते हैं, इस बात को समझने के लिए आप ये समझ लें कि हम राजनीतिक तौर पर अपने इर्द गिर्द उन सिद्धांतों और मूल्यों को स्थापित करने की बात कर रहे हैं जिसमें पूरी तौर पर आज़ादी की बात हम करने लगे हैं, संपूर्ण आज़ादी की बात करने लगे हैं। और जब संपूर्ण आज़ादी की बात करने लगे हैं तो यह 21वीं सदी का एक नया परिचर्चा हमारे सामने आने लगी है। हम राजनीतिक सिद्धांत के विश्लेषण की अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि तथ्यों और घटनाओं को देखना अलग बात है, निष्कर्ष निकालना दूसरी बात है, और जीवन में या कानून में उसको ढाल देना ये अलग बात है। मनुष्य के सोचने, विश्लेषण करने के जो प्रतिबिंब हैं हमारे सामने, अगर उनकी बात करें तो राजनीतिक सिद्धांतों की व्याख्या महत्वाकांक्षी है और यह सामाजिक जीवन में राजनीति के स्थान को दर्शाता है। यह आदर्शों के अर्थ और मूल्यों का विश्लेषण करता है और साथ ही साथ ये आसपास के विश्लेषण के माध्यम से राजनीति की खोज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है, जो यह बताता है कि राजनीति अभिनेताओं और कार्यों से प्रेरित होकर मार्गदर्शन प्राप्त कर रहा है। हमारे सामने जो सिद्धांत के दायरे हैं, अगर हम उस पर बात करें तो सिद्धांत के दायरे बड़े महत्वपूर्ण हैं हमारे सामने। इन सिद्धांतों के जो दायरे हैं उनमें जैसा मैंने कहा था कि हम सार्वभौमिक व्यापक तौर पर एक बड़ी तस्वीर बना रहे हैं, लेकिन व्यवहार में वो हमारी तस्वीर उतनी अच्छी नहीं है जितने दूर से आकर्षक दिखाई दे रही है। इसी तरह से विशिष्ट सिद्धांत की बात करें तो हम छोटी स्टडीज के माध्यम से एक छोटे वर्ग को समझ सकते हैं, अलगाववाद को हम उसमें देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो पूरा हमारा स्वरूप है, इस पूरे स्वरूप में राजनीतिक इच्छा शक्ति को हमने पकड़ने की कोशिश की है। और आज जो इंटेलिजेंस का युग है, इस इंटेलिजेंस के युग में मनुष्य ने छलांग बहुत लगाई है और हम व्यवहारवाद में सचमुच मनुष्य ने मशीनों को भी पीछे छोड़ दिया है। तो राजनीतिक सिद्धांत पर हमने एक वृहद, व्यापक, सैद्धांतिक, व्यावहारिक उन सारे मूल्यों के साथ आपसे चर्चा की है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह एपिसोड पसंद आएगा और आपके अध्ययन में सहायक होगा। अगले किसी एपिसोड में इनसे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर आपके सामने हम रखेंगे। नमस्कार, जय हिंद।